सभी छात्रों का जय हिंद। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में, जैसे हमारे हिमालय पर्वत हैं। और हिमालय पर्वत आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे हिमालय पर्वत हैं वो गोंडवाना धरती यानी भारत की प्लेट और तिब्बत के ग्रेनाइटिक प्लेट के टकराव का नतीजा है और इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत बन गए। और इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत बनने के बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे पर्वतों के स्वरूप में बदलाव देखा गया। अत्यधिक ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं, जितनी ज्यादा उनकी ऊंचाई हो गई उतना ही ज्यादा उनका स्वरूप बदला। और उस पहाड़ में उगने वाली जो वनस्पति है उसका भी स्वरूप देखने को मिला। वनस्पति का मतलब क्या होता है? जंगल झाड़। अब आपको बता दें, प्रकृति का ये नियम है और पृथ्वी का ये नियम है कि जैसे जैसे ऊंचाई सर्वप्रथम धरातल से, जमीन से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती जाएगी। और आप सभी लोगों ने देखा है कि हमारे भारत में अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, फिर मध्य क्षेत्र में अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, मध्य क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ोगे तो अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। तो ऐसा ही स्वरूप हमें हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला और श्रेणी में भी देखने को मिलता है। हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी में जो भी बड़े बड़े पर्वत हैं, जैसे जैसे उनकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती जाती है। और तापमान में गिरावट होने के कारण अत्यधिक ठंडी, तो यही कारण है कि एक ही हिमालय चोटी में या फिर आप बोल सकते हो पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला में ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर तलहटी से लेकर चोटी तक अलग अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे, क्योंकि हिमालय चोटियों में तलहटी से लेकर चोटी तक अलग अलग प्रकार का मौसम होता है, अलग अलग प्रकार की ठंड होती है, अलग अलग प्रकार का तापमान होता है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को सभी को बता चुका हूं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, तो हिमालय पर्वतों की चोटियों में ग्लेशियर पाया जाता है। चोटी उसकी हिमाच्छादित रहती है। अब इतना ज्यादा हिमाच्छादित रहती है कि जो मेन मुख्य जो जमीन है वो नहीं दिखती, पहाड़ की जो मुख्य जमीन है वो नहीं दिखती, उसके ऊपर पूरा का पूरा हिमाच्छादित रहता है। और तापमान में जब अंतर आता है, जब गर्मी आती है या फिर दैनिक जो तापमान होता है उसमें जो गर्मी आती है, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं और पिघलने की वजह से ग्लेशियर पानी बनता है। और पानी क्योंकि ऊंचाई से नीचे में आ रहे हैं तो एक ढलान होती है और उस ढलान की वजह से फिर नदियों का निर्माण होता है। रात में अत्यधिक ठंडी पड़ती है जिसके कारण जितना ग्लेशियर पिघला उतना फिर से बर्फबारी हो जाती है चोटियों में। नतीजा, जो ग्लेशियर पहले था वही दोबारा मेंटेन हो जाता है। फिर दैनिक तापमान बढ़ा, फिर से वर्षा हुई, वर्षा तो अगर नहीं भी होगी तो दैनिक तापमान बढ़ा, ग्लेशियर पिघला और ग्लेशियर पिघलने की वजह से फिर से नदियों में पानी आया। तो ये चक्र रात भर चलता रहता है, रात दिन 12 महीने 365 दिन 24 घंटे चलता रहता है। नतीजा क्या? हमें 12 मासी नदियां देखने को मिलती हैं। अब आप बताइए, जहां पर ग्लेशियर होगा, बर्फबारी होगी, जहां पर अत्यधिक तापमान होगा, क्या वहां पर कोई वनस्पति जीवित रह सकती है? नहीं रह सकती, है ना। जहां पर अत्यधिक तापमान होता है, जैसे मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, वहां पर कोई भी व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर अत्यधिक तापमान है। जैसे सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, है ना। क्यों नहीं जीवन यापन कर सकता? क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा तापमान है कि वहां पर कुछ विशेष परिस्थितियों में रह सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर में तापमान इतना ज्यादा कम है कि वहां पर भी जीवन यापन नहीं हो सकता। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय पर्वतों की चोटी में क्या वनस्पति पाई जाती है तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? कारण क्या है? क्योंकि अत्यधिक तापमान में कमी है, तापमान में अत्यधिक कमी है। -50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है जहां पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते। इसीलिए इसको शीत मरुस्थल बोला जाता है, ठंडा प्रदेश बोला जाता है। तो जब कोई जीवन ही नहीं हो सकता तो वहां पे वनस्पति क्या हो सकती है? फिर जैसे जैसे पहाड़ से नीचे उतरेंगे तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा तो जीने योग्य तापमान होगा, और नीचे आएंगे तो तलहटी में आएंगे तो वहां पे तापमान और ज्यादा होगा और जीने योग्य होगा। यानी एक ही चोटी में जैसे तलहटी से चोटी की ओर जाएंगे वहां पर हमें
अलग अलग तापमान के हिसाब से अलग अलग वन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आए समझ में? आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पर्वतीय वन और हिमालय पर्वत के वन हम देखेंगे कि हमारे हिमालय पर्वत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे पेड़ों का कैसा स्वरूप होता है। आप जितने भी छात्र हैं इसको सिर्फ सुनिएगा ध्यान से, लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ ध्यान सुनना है। ये पूरा पूरा पीडीएफ है, ये आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। आप छात्र हो, श्रोता बनिए। श्रोता का मतलब क्या होता है भाई? श्रोता का मतलब क्या होता है? सुनने वाला ना। तो जितना अच्छा सुनने वाला बनेंगे उतना अच्छा एग्जाम करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से अगर कोई चीज आपने सुन लिया तो सुनने के बाद तो नोट्स तो अपने से ही बन सकता है ना, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? पर्वतीय वन। किस प्रकार से पर्वतों में वन कैसे पाए जाते हैं ये हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान क्या होता है? कम होता जाता है। यानी जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाओगे ठंडी लगने लगेगी। अगर आपको कभी इसका प्रैक्टिकल करना है तो यहां से आप जाइए देवांगना घाटी। देवांगना घाटी के नीचे तलहटी का तापमान कुछ और होगा और जब देवांगना घाटी के टॉप में जाएंगे तो वहां का तापमान कुछ और होगा। ये आपको महसूस करने को मिलेगा। क्लियर है? आप यही देखेंगे कि तलहटी में तापमान ज्यादा है और ऊंचाई में तापमान कम है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में गिरावट आती जाती है और ये गिरावट 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक आती है। कब तक आती रहती है? जब तक 14 किलोमीटर तक ना पहुंच जाए। जमीन से 14 किलोमीटर तक ना पहुंच जाए तब तक गिरावट निरंतर आती रहती है। अब आप सोचिए, हमारा हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,850 मीटर। अब 8,850 मीटर है, इसका मतलब अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हिमालय चोटी कितने किलोमीटर? लगभग 8.25 यानी 9 किलोमीटर बोल सकते हैं। 9 किलोमीटर लंबी, 9 किलोमीटर लंबी। तो धीरे 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 तापमान इतना ज्यादा कम हो गया कि हिमालय पर्वत की जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो पूरा का पूरा क्या है? हिमाच्छादित है। पूरा का पूरा हिमाच्छादित है और शीत लहरें चलती हैं, शीत पवनें चलती हैं, बर्फबारी होती है और वही हिमालय से तलहटी से कई सारी नदियों का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पर आप कई बार यहाँ पे आयोग ने प्रश्न पूछा है कि हिमालय पर्वत या पर्वत, कोई भी पर्वत ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या परिवर्तन आएगा? घटेगा, ठीक है, ध्यान देना है। ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? घटेगा। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। शोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर तक है। जो सबसे पहला हमारा परत है, जो सबसे हाँ भेजो उसको, भेजो कहीं कहीं। जो हमारे शोभ मंडल का जो सब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है जिसको शोभ मंडल बोलते हैं, है ना, वो लगभग हमारा कितना 14 से 30 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन ये जो सिद्धांत बताया गया है कि जो तापमान कम होता है वो कहां तक कम होता है? 14 किलोमीटर तक, है ना। यानी जमीन से जैसे ही ऊपर जाओगे तो क्या है? जम जाओगे। आपको बता दे, जैसे मान लीजिए कि आप यहां से विदेश जाना चाहते हो लेकिन आप एक नंबर के बनिया हो। बनिया मतलब समझते हैं? आप एक भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते और प्लेन में जो है जाना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे ट्रकों के ऊपर बैठ जाते हैं, डग्गा के ऊपर बैठ जाते, आप सोचो कि प्लेन के ऊपर बैठ के जाएंगे अमेरिका। तो जब प्लेन के ऊपर आप बैठ जाएंगे, चलो किसी तरह बैठ गए प्लेन के ऊपर, पंखे में बैठ गए कि चलो इसी बहाने छत में बैठ के चले जाएंगे अमेरिका और फिर वहां जाके लाखों छापेंगे, डॉलर में पैसा कमाएंगे, है ना। तो प्लेन में तो बैठ गए, तो प्लेन तो रोड में थोड़ी उड़ता है ना, प्लेन तो हवा में उड़ता है। और जैसे प्लेन उड़ता चला जाएगा, जैसे उड़ता जाएगा, हाइट में पहुंचेगा, अत्यधिक हाइट में पहुंचेगा, वैसे वैसे तापमान क्या होगा? कम होगा। और तापमान कम होने की वजह से आपकी कुल्फी जम जाएगी, ठीक है। अब आप अमेरिका पहुंचे तो ना पहुंचे लेकिन स्वर्गवास जरूर हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा तापमान है, आपका ब्लड जमने लगेगा, हाथ पैर सिकुड़ने लगेंगे, जमने लगेंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी आपको। कैसे सांस में प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि जमीन से बहुत ज्यादा क्या है? ऊंचाई में है। और हमारा सिद्धांत कहता है कि शोभ मंडल के 14 किलोमीटर तक तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है ना। तो ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, बाय रोड अगर अमेरिका जाओगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन
प्लेन में नहीं पहुंच पाओगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ट्राई भी किया है, तो आप यूट्यूब में देखिएगा, इतिहास में बहुत सारे लोगों ने ऐसा ट्राई किया है कि वो लोग प्लेन में बाहर जहां पहिए उसके लगे रहते हैं वहां छुप जाते हैं, और छुप जाने के बाद फिर ये चले जाते हैं। तो जब छुप गए, छुपने के बाद जब ऊंचाई में गए तो इतना ज्यादा तापमान हुआ कि ठंडी से ही मर गए, कुछ गिर गए, कुछ ठंडी से ही मर गए, है ना, ये चीज है। चलिए, शोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर तक होती है। क्योंकि पर्वत शोभ मंडल की ओर उठे होते हैं, शोभ मंडल की ओर उठे होते हैं ना, है ना, पर्वत उत्तर की ओर होते हैं ना, मतलब आकाश की ओर। ऐसा तो नहीं है कि भैया कोई पर्वत ऐसे बन गया, ले भैया मैं पूर्व दिशा की ओर जाऊंगा, है ना, मेरा मन नहीं कर रहा उत्तर की ओर जाने का, है ना। देखिए जितने भी पर्वत होते हैं, जितना भी पर्वत होते हैं वो मतलब शोभ मंडल की तरफ, आकाश की तरफ होते हैं। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि आकाश की तरफ क्यों होते, तो बता दीजिएगा भैया प्लेटों के टकराने से नीचे बहुत ज्यादा घनत्व है और ऊपर घनत्व कम है। यानी हमारे गर्भ में, भूगर्भ में घनत्व बहुत ज्यादा है और वायुमंडल में घनत्व कम है। नतीजा बताइए कहां जाएगा, ऊपर की ओर ना। आप ही जरा बताइए, इस दीवार में अगर एक गाड़ी टकरा जाए तो गाड़ी अगर मुड़ेगी, सिकुड़ेगी, तो ऊपर की ओर सिकुड़ेगी कि नीचे की ओर? ऊपर की ओर ना। नीचे की क्यों नहीं सिकुड़ रही? क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा घनत्व वाली क्या है, जमीन है, जो नीचे नहीं जाने देगा, ऊपर को जाने देगा, है ना। यही कारण है कि हमारे जितने भी पर्वत हैं सब ऊपर की ओर उठे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि पर्वतों की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होता है, गिरावट आती है। ठीक है, तापमान में गिरावट आती है। आगे देखिए, तापमान में गिरावट के चलते ही पर्वतों के शिखर पर क्या बनते हैं, ग्लेशियर। जितना ज्यादा ऊंचा पर्वत होगा उतना ज्यादा चोटी ठंडी होगी और उतना ज्यादा वहां की जो हवाएं होती हैं, वाष्प होता है, वो क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। आपको बता दें, पहाड़ों में, बड़े बड़े चोटियों में बारिश होती है, लेकिन पानी की बारिश नहीं होती है। किसकी बारिश होती है? बर्फ की बारिश होती है, जिसे हम बोलते हैं बर्फबारी। पता है क्यों? क्योंकि जो बादल वहां जाते हैं पर्वतों के वो ऊपर, वो इतने ज्यादा ठंडे हो जाते हैं संघनन के कारण। संघनन के कारण इतने ज्यादा ठंडे हो जाते हैं कि उनकी बूंदों का डायरेक्टली बन जाता है क्या, बर्फ। अब बर्फ बन गया तो भारी हो गया और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, नतीजा बर्फ ही नीचे आ जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी चित्रकूट जैसे क्षेत्र में भी ओले पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं, है ना। और हमारी मान्यता है कि पत्थर को जो है, पत्थर का पानी रख लो तो कान में डालोगे तो कान दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। तो हम लोग अपनी जान की बाजी खेल के वो पत्थर को लेने की कोशिश करते हैं ना, भले ही सिर फूट जाए लेकिन पत्थर जरूर लेंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसे, है ना। तो देखो ये जो पत्थर की बारिश हो रही है, आपके दिमाग में आना चाहिए पत्थर की बारिश क्यों हो रही है भाई? क्योंकि ऊंचाई में है आसमान, आसमान ऊंचाई में है, बादल ऊंचाई में है। संघनन के कारण बादल इतना ज्यादा ठंडा हो गया कि बूंदे डायरेक्टली क्या बन गई, बर्फ। और एक बर्फ दूसरे बर्फ से क्या हो गई, टच हो गई। आपने देखा होगा कई बर्फ को, अगर दो बर्फ को टुकड़े को जैसे जोड़ दिया जाए तो जुड़ जाते हैं ना। तो बस सेम ऐसे ही बर्फ जुड़ गई और बर्फ जुड़ने के बाद भारी हो गई, भारी होने के बाद सीधे जो है नीचे आई। और तुम लालची आदमी, पड़ी सिर पे तुम्हारे अच्छे से टूट गया सिर, है ना। तापमान में गिरावट के चलते पर्वतों के शिखर पर क्या बनते हैं, ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा पर्वत क्या है, हिमाच्छादित रहता है ना। उसके अंदर की जमीन नहीं दिखती है, अंदर की जमीन न दिखने की वजह से हमने उसको क्या बोल दिया, ग्लेशियर। ठीक है, क्योंकि वर्षा यहां बर्फ के रूप में होती है। वर्षा कैसे होती है, बर्फ के रूप में। अगर एग्जाम में आ जाए कि हिमालय पर्वत की चोटियों में वर्षा कैसी होती है, किस रूप में होती है, तो क्या बताएंगे, बर्फ के रूप में होती है। क्लियर है? क्यों होती है बर्फ के रूप में? अत्यधिक तापमान में गिरावट की वजह से। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे भारत का मैप है और ये हमारे भारत का जो मैप है ये कुछ वनों को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? कुछ वनों को दिखा रहा है। कहां चला गया है? देखिए ये हमारे भारत को, ये पूरे हमारे भारत में कुछ वनों का स्वरूप दिखा रहा है। कुछ वनों का स्वरूप दिखा रहा है कि हमारे पूरे भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। हालांकि वन का चैप्टर अलग अलग प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि कहां पर भारत के कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक नजर मार लेते हैं। देखिए ये हमारा भारत है और भारत का ये उत्तरी क्षेत्र है ना, भारत का ये उत्तरी क्षेत्र है।
इसको पॉज कर दो मित्रेश, ठीक है, सिर्फ पॉज करना है, ठीक है। इस भारत के मैप में एक बार हम नजर मार लेते हैं कि हमारे पूरे भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है पर्वतीय वन है। देखिए ये हमारे भारत का क्या है जरा बताइए, उत्तरी क्षेत्र है ना, ये हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र है। तो यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं जरा बताइए, यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन? पर्वतीय वन। क्यों पर्वतीय वन? क्योंकि ये क्या है आप जरा बताएं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक पहाड़ पाए जाते हैं, हमारे हिमालय क्षेत्र है तो यहाँ पे हिमालयी वन पाए जाते हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे तो ये जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पर, ये जो लाइनिंग दिख रही है ये मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन, मानसूनी वन का मतलब क्या होता है? जो मानसून में हरे भरे हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे चित्रकूट इलाके में जब भी ऐसी बारिश होती है तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वनस्पति कई सारी उग जाती है ना। और अगर हम बात करें तो ये देखो, ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये शुष्क वन है। शुष्क वन मतलब सूखे वन मतलब पतझड़ वाले वन। जैसे ही गर्मी बढ़ती है ये लोग अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये प्रमाण देते हैं कि गर्मी आने वाली है, ठीक है। ये राजस्थान का इलाका, राजस्थान के इलाके में कैसे वन देखने को मिलेगा आपको? मरुस्थलीय वन। कैसे वन? मरुस्थलीय वन। अब मरुस्थलीय वन कहने को बोला गया है, यहाँ पे इतना ज्यादा तापमान होता है, इतना ज्यादा तापमान होता है 52 डिग्री सेल्सियस। रेगिस्तान पूरा, कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती, इक्का दुक्का पेड़ उगता होगा, जैसे नागफनी, जैसे खजूर, जैसे खजेड़ा, जैसे बबूल। कटीले वन पाए जाते हैं। कैसे वन? कटीले वन। आगे देखिए, जो हमारे पश्चिमी घाट है, जो हमारे पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है, यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ पर सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। कैसे वन? सदाबहार हरे भरे वन। क्यों सदाबहार हरे भरे वन? क्योंकि यही इलाका भूमध्य रेखा के क्या है? नजदीक में है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार हरे भरे वन। खैर ये आपका अलग से टॉपिक बताया जाएगा, अभी हमारा जो टॉपिक है पर्वतीय वन है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए हिमालय के पर्वतीय वन क्या है? हिमालय के पर्वतीय वन तो कुछ इस प्रकार के देखिए जंगल देखने को मिलते हैं, चारों तरफ से पर्वतों से घिरे रहते हैं। अब देखिए ये बड़ी बड़ी चोटियां हैं, ये कैसी चोटियां हैं? बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं, धरातल से बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं। जहां से भी ये फोटो लिया गया होगा तो बहुत दूर कहीं पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन ये इतने नजदीक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनका आकार क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है। अब आप देखिए ये जो हिमालय है, हिमालय की जो चोटियां हैं ये देखिए सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये सफेद सफेद जो दिख रहा है यही है क्या? ग्लेशियर। यही क्या है? हिमाच्छादित क्षेत्र है। और ये इतनी ज्यादा ऊंचाई में है कि यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य के तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पड़ता भी है तो थोड़ा बहुत सिर्फ ग्लेशियर को पिघलाने के लिए, जिससे 12 मासी नदियां बहती हैं। और रात भर में फिर से बर्फबारी हो जाती है तो नतीजा नतीजा क्या होता है? फिर से ये ढक जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी मुख्य जमीन नहीं दिख पा रही है आपको, इनकी जो मुख्य जमीन है वो नहीं दिख पा रही है। और मुख्य जमीन ना दिखने का कारण क्या है? क्योंकि एक मोटी चादर बर्फ की ढके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में? फिर देखिए वन कैसे पाए जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ है, कॉनिकल पेड़ हैं, शंकुधारी पेड़ है ना। कुछ इस प्रकार के देखिए वन पाए जाते हैं हमारे हिमालयी क्षेत्र में, बड़े बड़े तने वाले और जिनका तना एकदम साफ होता है और ऊपर जाके हमको झाड़ देखने को मिलता है, ठीक है। शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यहां से देखेंगे तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं और हरे भरे वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब पता करते हैं कि अलग अलग ऊंचाई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग जलवायु वाले वन मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? हिमालय पर्वत के ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग वन क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे तलहटी से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तापमान में गिरावट आ रही है, और तापमान में गिरावट आने की वजह से, मात्र जलवायु की वजह से, तापमान की वजह से अलग अलग वन पाए जा रहे हैं। हमारे जिस प्रकार के वन यहाँ पाए जाते हैं, जिस प्रकार के वन यहाँ पाए जाते हैं चित्रकूट में, उस प्रकार के वन जम्मू कश्मीर में नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि चित्रकूट उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गर्मी है, 51 डिग्री टेम्परेचर जाता है, और जम्मू कश्मीर में बात करें तो वहां पर कभी 51 डिग्री जा ही नहीं सकता। नतीजा वहां की वनस्पति और यहां की वनस्पति में अंतर है, ठीक है। आगे देखिए, तलहटी से, जमीन से जहां पर हम जीवन यापन करते हैं, इस जमीन से, इस तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार और पतझड़ वाले वन। ध्यान दीजिएगा, जमीन से
1500 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार और पतझड़ वाले वन। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि हिमालयी क्षेत्र में तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? सदाबहार और पतझड़ वाले वन। यह मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये पहाड़ है, मान लीजिए ये क्या है? पहाड़ है। अब पहाड़ की तलहटी कहां से शुरू हो रही है? यहां से ना, यहां से। अब यहां से अगर आप शुरू करोगे, अब 1500 मीटर की ऊंचाई तक जाओगे, तो ये जो 1500 मीटर की ऊंचाई है यहां तक, यहां पर आपको कैसे वन मिलेंगे? सदाबहार। क्यों? क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा तापमान की कमी नहीं हुई है, यहां पर गर्मी का प्रभाव ज्यादा है। अब देखो क्या बोला गया है? पतझड़ वाले वन, यानी ऐसे वन जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों पत्तियां गिरा देते हैं? यह एक प्रमाण देते हैं कि गर्मी आने वाली है। क्यों? क्योंकि उससे पहले उन्होंने क्या सहा होता है? सर्दी। अभी सर्दी का महीना है, सारे पेड़ पौधे हमारे सर्दी सहेंगे। सर्दी सहने के बाद फरवरी के बाद मार्च में क्या आएगा? गर्मी आएगी धीरे धीरे। जैसे ही गर्मी आएगी धीरे धीरे, वैसे क्या होगा? पत्तियां गिरना शुरू। और जैसे ही पत्तियां गिरना शुरू, आप देखोगे कि आपको बड़ी मेहनत पड़ती होगी झाड़ू लगाने में। छत में बहुत सारी जो है पत्तियां आ जाती होंगी घर में, लेकिन यही वो समय है कि जब नई नई पत्तियां आती हैं और नई नई पत्तियां, नए नए फूल आते हैं, तो पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। पत्तियां गिराने का मतलब गर्मी आने वाली है। तो पहाड़ के तलहटी से थोड़ी ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक? 1500 मीटर की ऊंचाई तक कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार पतझड़ वाले वन। क्लियर है? अब मुझे बताइए, इसको छोड़ दीजिए, अगर कोई आपसे पूछे कि पहाड़ की, पर्वत की तलहटी में कैसे वन पाए जाएंगे? तलहटी मतलब तल में, तल मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार या फिर? तो अगर बात होगी पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, तो वहां क्या बताएंगे? सदाबहार। बात होगी अगर उत्तर प्रदेश की, तो क्या बताएंगे? पतझड़, है ना? पतझड़ देखा है ना आपने, सीजन पतझड़ का, है ना? चलिए, तो देखो ये कुछ इस प्रकार के हरे भरे वन होते हैं, और हरे भरे वन इतने सघन होते हैं कि आप ऊपर से नीचे की जमीन नहीं देख सकते। और ऊपर के जो तापमान होता है, ऊपर का जो किरणें होती है सूर्य की, वह जमीन तक नहीं पहुंच पाती। नतीजा, जमीन यहाँ की कैसी रहती है? दलदली रहती है। कैसी जमीन रहती है भाई? पानी जब सूखने को नहीं मिलेगा, पानी कैसे सूखेगा? या तो वो जमीन के नीचे जाएगा, या तो वाष्पीकरण सूखेगा। जमीन के नीचे जितना जाना था चला गया, वाष्पीकरण हो नहीं रहा है, तो जमीन कैसी हो जाएगी? दलदली हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है? 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक। कितना बोल रहा है? 1500 मीटर से 2500 मीटर। यानी जैसे मान लीजिए हमने एक पहाड़ बनाया था, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 1500 हो गया। अब 1500 लेके और ऊपर चले जाओ, कितना? 2500 मीटर। 2500 मीटर की ऊंचाई में कितना क्या पाया जा रहा है भाई? जरा बताइए। 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई में शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है भाई? शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? जहां पर थोड़ा बहुत ठंडी का असर होने लगा हो, यानी थोड़ा बहुत ठंडी पड़ती हो, तापमान में गिरावट हो, वो क्या होते हैं? शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन। यानी यहाँ के पत्तियों का स्वरूप कैसा रहेगा? चौड़ी रहेगी। ठीक है, ऊंचाई भी रहेगी अत्यधिक। आगे देखिए, इसके अंतर्गत कौन से पेड़ आते हैं? देवदार का पेड़, ओक का पेड़, बर्च का पेड़, मैपिल का पेड़, ये वृक्ष आते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये देवदार है। ठीक है, ये जो वन देख रहे हैं आपको हिमालय क्षेत्र में, पर्वतों के क्षेत्र में, कि एकदम से लंबे हैं, और देखिए इनके तने हल्के से खाली हैं और ऊपर जाके ये एकदम चौड़े हो गए, छातानुमा हो गए हैं, है ना? इसी को बोलते हैं क्या? शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन। और ध्यान दीजिएगा, ये काफी बार एग्जाम में आया है कि ये जो देवदार है, ओक है, बर्च है, मैपिल है, ये वृक्ष कहां पाए जाते हैं? ये वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो बता दीजिएगा, हिमालय के शीतोष्ण क्षेत्र में। कहां पर? हिमालय के शीतोष्ण क्षेत्र पर, यानी हिमालय पर्वतों की उस ऊंचाई पे जहां पे तापमान क्या है? गिरा हुआ है, तापमान में गिरावट है, तापमान में कमी है। ठीक है, आए समझ में? अच्छा, प्रश्न अगर ये भी पूछ ले कि 1500 मीटर और 2500 मीटर की ऊंचाई में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे और कैसे स्वरूप होगा, तो बता दीजिएगा भाई, वन पाया जाएगा शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, और पेड़ पाए जाएंगे देवदार, ओक, बर्च और मैपिल। यही एग्जाम में आता है। आगे देखिए क्या बोला गया है।
देवदार का वृक्ष मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में की विशेषता है। हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो देवदार के बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। ऐसा कारण क्यों भाई? हिमाचल प्रदेश कहाँ है? पर्वतों का प्रदेश है ना, और पर्वतों की गोद में बैठा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है और ठंडी है, अत्यधिक ठंडी है। उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां ठंडी है, 12 महीने ठंडी रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? देवदार के वन। ठीक है। पश्चिम हिमालय के 3 राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतोष्ण जलवायु में पेटी में ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। अब उत्तर का कोई भी क्षेत्र कह दो, जैसे पंजाब का उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां सब में क्या पाया जाएगा? देवदार का पेड़ पाया जाएगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। देखो अब ऊंचाई थोड़ी सी और कर दो, हिमालय पर्वतों की ऊंचाई थोड़ी सी और कर दो, 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक, 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक। अब ऊंचाई और बढ़ेगी तो वहां पे कैसे पाए जा रहे हैं? कोणधारी वन पाए जा रहे हैं। कोणधारी, जरा इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, ये है कोणधारी, आपको दिख रहा है? ये देखिए ये पेड़ है और ऐसे कोण बना हुआ है, ये देखिए ऐसे कोण बना हुआ है ना। आप देख पा रहे हैं कि कितनी बर्फबारी है यहाँ पे, है ना। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि पहले ये कोणधारी नहीं थे, पहले इनकी जो शाखाएं थी वो क्षैतिज जैसे चौड़ी हुआ करती थी। ये कोणधारी कैसे बन गए? कई लाखों साल में इन पेड़ों ने अपने जीन में परिवर्तन कर लिया। कैसे परिवर्तन किया? इनकी जो शाखाएं थी वो पहले ऐसे चौड़ी हुआ करती थी और ठंडी के महीने में इसमें बर्फ गिरा करती थी। नतीजा ये शाखाएं भारी हुआ करती थी, बर्फ ढकने की वजह से भारी हो गई और भारी की वजह से झुक गई, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो कई लाखों साल तक चलता रहा और कई लाखों साल तक चलने की वजह से जीन में परिवर्तन हुआ। फिर जो नए पेड़ उगने लगे वो पहले से ही टेढ़े थे। वो पहले से क्या थे? टेढ़े थे। नतीजा जो पहले सीधे थे फिर क्या बन गए? शंकुधारी। शंकुधारी का मतलब कि जैसे बर्फ गिरे तो वो डायरेक्टली कहां चली जाए? नीचे चली जाए। आया समझ में? तो ये शंकुधारी वन कहां पाए जाएंगे? 2500 से 4500 मीटर, यानी अत्यधिक ऊंचाई में। आप बोल सकते हैं कि हिमालय चोटी के आधे में। अब देखो यहां पे बर्फबारी भी होती है। क्लियर है? ये देखिए कुछ इस प्रकार के शंकुधारी वन होते हैं और ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में देखने को मिल जाएगा आपको। आगे देखो क्या बोला है। अब 4500 भी आगे जाइए, 4500 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई तक में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में टुंड्रा शब्द बहुत आता है। टुंड्रा का मतलब जहां पर अत्यधिक ठंडी पड़ती हो, ग्लेशियर जमे हो और बर्फबारी अच्छी खासी होती हो, वहां पर अत्यधिक तापमान में गिरावट की वजह से इतना ज्यादा तापमान में गिरावट हो जाती है कि पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं और घास के मैदान ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जो घास के मैदान होते हैं वह शीत प्रदेश के होते हैं, उन्हें टुंड्रा घास का मैदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टुंड्रा घास का मैदान। 4500 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा वनस्पति बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली घास है, जिसमें काई, घास और लाइकेन आदि शामिल है। अब आप देखिए यहां पर ये 12 महीने हिमाच्छादित रहते हैं, तो इक्का दुक्का पेड़ उग गए तो उग गए, नहीं तो यहां पर क्या है? घास के मैदान ही पाए जाते हैं। और जो घास के मैदान है वो कौन सी घास? टुंड्रा क्षेत्र वाली घास। ठीक है, काई, लाइकेन्स, ये देखिए पूरा हिमाच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे सैनिक ड्यूटी देते हैं, बर्फ में चलते रहते हैं, और यहाँ पर अगर ड्यूटी नहीं देंगे तो एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना है ना, इसलिए ड्यूटी देनी पड़ती है। आगे देखिए, अब जो 4800 मीटर से ऊंचा है, 4800 मीटर से ऊंचा है, 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई में यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। यहाँ पे कोई वनस्पति क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा गिरावट में आ गया। इसके ऊपर जाने पर वनस्पति नहीं है, इसके ऊपर जाने पर वनस्पति नहीं है। क्यों वनस्पति नहीं है? 4800 मीटर से ऊंचा ऊपर जाने पे वनस्पति क्यों नहीं है? क्योंकि इससे ऊपर आपको क्या मिल रहे हैं? जरा बताइए। ग्लेशियर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? ग्लेशियर, यानी पहाड़ों की पूरी जो जमीन है वह बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है। और बर्फ की मोटी चादर से ढकी होने का मतलब क्या? अत्यधिक तापमान में गिरावट। वहां पर वनस्पति नहीं उग सकती है, क्योंकि वनस्पति के लिए थोड़ा सा तापमान ऊंचा चाहिए। तो वहां पर पूरा का पूरा बर्फ ही बर्फ रहती है, कोई वनस्पति नहीं। दूर दूर तक देखोगे तो बर्फ ही दिखेगी।
इसी को बोलते हैं शीत मरुस्थल। ठीक है, चलिए, संपूर्ण क्षेत्र क्या होता है? बर्फीला होता है, जिसकी वजह से वनस्पति नहीं उगती है, तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट होती है। आया समझ में? यहां से हमारा हिमालय का टॉपिक खत्म हुआ, यहां से हमारा हिमालय का टॉपिक खत्म हुआ। और जितने बच्चे हिमालय के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैं देखना चाहता हूं कि उन्हें कितना कुछ आता है ना? तो कुछ MCQ है यहाँ पे, उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो बंद करके दोबारा चालू कर दो। चलो, लेकिन हिलाना नहीं।